नमस्कार, मैं किडनी डॉक्टर भंडारी आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और आपके सवालों में आज हम जिस पे वीडियो बनाएंगे वो ये है कि अगर कोई मरीज काफी लंबे समय से डायलिसिस पर है तो उसका इसके शरीर पर क्या असर पड़ता है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल के इलाज से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी डायलिसिस में काफी बढ़ गई है, तो अब लंबे समय में होने वाली जो परेशानी है उसका सामना मरीज और डॉक्टर दोनों को ज्यादा करना पड़ रहा है। तो आज हम ये बात करने के साथ साथ ये भी देखेंगे कि इन परेशानियों से हमारे पास निपटने के क्या उपाय उपलब्ध हैं। इनमें नंबर 1 है खून की नस में कैल्सिफिकेशन, वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन। इस वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन की वजह से अगर ये कैल्सिफिकेशन हार्ट में होता है तो हार्ट अटैक पड़ता है, अगर ब्रेन में होता है तो स्ट्रोक पड़ता है, पैरों में होता है तो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज होती है। तो ये देखा गया है कि एक आम आदमी है उसके अंदर जो कैल्सिफिकेशन होती है वो अलग तरीके की होती है, वो खून की नस के अंदर होता है, जबकि इसका जो कैल्सिफिकेशन होता है वो खून की जो नस होती है उसकी पूरी वॉल पे ही कैल्सिफाइड हो जाता है। नॉर्मल पॉपुलेशन है उनमें जो रिस्क फैक्टर होते हैं हार्ट डिजीज या स्ट्रोक के वो होते हैं कि भाई उसको डायबिटीज है, फैमिली हिस्ट्री है क्या, स्मोकिंग और उसका कोलेस्ट्रॉल कितना है, इस पर निर्भर करता है। परंतु किडनी के मरीजों में ये सब कंट्रोल होने के बावजूद भी कैल्सिफिकेशन का रेट बहुत ज्यादा रहता है। उसके कई सारे कारण हैं। इसका मुख्य कारण है कि जो फास्फोरस होता है वो ब्लड में बहुत बढ़ जाता है। ये फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर खून की नसों में जम जाता है और पैराथायराइड हार्मोन भी बहुत बढ़ जाता है, होमोसिस्टीन का लेवल कम हो जाता है। तो डायलिसिस पेशेंट में जो मोर्टेलिटी यानी डेथ का जो सबसे मेन रीजन है वो हार्ट ही रहता है, उसमें किडनी कारण नहीं रहती है। कैल्सिफिकेशन होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर भी रहता है और उसको हार्ट की जब वॉल में अगर कैल्सिफिकेशन हो गया तो उसको एरिथमियाज भी होते रहते हैं। एरिथमिया का मतलब होता है हार्ट रेट कभी भी ऊपर चली जाए कभी भी नीचे चली जाए। तो इससे निपटने के लिए हमारे पास अभी क्या उपाय हैं? देखिए, डायलिसिस और इलाज तो जरूरी है ही, पर अगर हम इस फास्फोरस लेवल को कम कर दें तो हम इससे बच सकते हैं। फास्फोरस को कम करने के लिए नॉन कैल्शियम बेस्ड फॉस्फेट बाइंडर्स की दवाइयां आती है जो डॉक्टर्स लिखते हैं, उससे फास्फोरस लेवल को कम किया जाता है। और खाने में भी आपको ये ध्यान देना है कि डेयरी प्रोडक्ट्स यानी मिल्क या जो प्रिजर्वेटिव मिले हुए होते हैं जिसमें फास्फोरस का मिला होता है वो सब हमें अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी चीज जो लंबे समय में देखी गई है वो हड्डियों की और मांसपेशियों की तकलीफें। हड्डी में क्या होता है कि हड्डी का जो वॉल्यूम होता है, मास होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। हड्डियां हमारी जो होती है उसमें एक मैट्रिक्स होता है, उसमें कैल्सिफिकेशन होता है और रीमॉडलिंग होती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये डिपेंड करता है हमारे शरीर के एक बैलेंस, डेलिकेट बैलेंस में कैल्शियम, फास्फोरस और पैराथायराइड हार्मोन, विटामिन डी की प्रेजेंस में ये बैलेंस मेंटेन किया जाता है। किडनी पे असर आने की वजह से पैराथायराइड हार्मोन 2 से 9 गुना बढ़ जाता है। फास्फोरस बढ़ा हुआ है, कैल्शियम लो हो गया या ज्यादा हो गया, इससे बोन का कैल्सिफिकेशन कम हो जाता है तो हमारे को ऑस्टियोमैलेशिया हो जाता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे को फॉस्फेट बाइंडर्स, पैराथायराइड हार्मोन को कंट्रोल करने की दवाइयां, ये सब और डेक्सा स्कैन, इस सब की मदद होती है। पर ये सब आपको अपनी डॉक्टर की मदद से करनी चाहिए। तो साल में एक बार अपने बोन का असेसमेंट करके उसके हिसाब से अगर हम ट्रीटमेंट लें तो जब हम लंबा जी रहे होंगे तो उस वक्त हमें हड्डियों की तकलीफ होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तीसरी चीज जो देखी गई है वो देखा गया कि जब जो डायलिसिस मरीज होते हैं लंबे समय जाके उनको बार बार इन्फेक्शन होने लगते हैं और इन्फेक्शन कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और सेप्सिस में बदल जाते हैं, ब्लड प्रेशर गिर जाता है। इससे बचने के लिए हम प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और दवाइयां तो लेते ही हैं, पर इसके अलावा अगर हम वैक्सीनेशन करवा लेते अपना डायलिसिस शुरू होने से पहले ही तो कम से कम हमारे को जो इन्फेक्शन वो इतने सीरियस नहीं होंगे कि हमें आईसीयू जाना पड़े। हो तो इन्फेक्शन वैक्सीन में भी हो जाते हैं लेकिन फिर वो उतने सीरियस नहीं होते। लंबे समय डायलिसिस कराने में खून की कमी हो जाती है क्योंकि डायलिसिस में ब्लड बार बार जब घूमता है तो आयरन की कमी होती है। कई सारे कारण हो सकते हैं खून की कमी होने के, जैसे आयरन की कमी, एरिथ्रोपोएटिन की कमी या अन्य कारण। तो ये चीजें आपके डॉक्टर को मैनेज करना पड़ता है और इसकी हमें हर महीने खून की जांच, हीमोग्लोबिन कराना होता है। 5वें नंबर पे होता है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। ये भी बहुत कॉमन होता है, यानी कि मरीज हमेशा थकान लगी रहती है, घर गया बिस्तर पे पड़ गया। देखो, इससे निपटने के लिए हमारे को विटामिन अपने शरीर के प्रॉपर रखने होते हैं। डॉक्टर की सलाह से विटामिन, ला कार्निटिन और सेलिनियम, इस तरह के ओमेगा, ये सब
थोड़ा थोड़ा बेनिफिट देते हैं, पर इसमें सबसे ज्यादा जो बेनिफिट देता है वो देता है हमारे को एक्सरसाइज और डाइट। ये देखा गया है जो घर जाके खाना खाते हैं डायलिसिस मरीज, उनकी फटीग जल्दी खत्म हो जाती है। छठा देखा गया है कि नींद नहीं आना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब देखा गया है। इसका जो इलाज है वो ये है कि इसमें हम लोग अपनी मेंटल हाइजीन अच्छे से रखें। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो हम आपको शेयर करेंगे। और हमारी डायलिसिस एडिक्वेट होनी चाहिए, यानी पूरी डायलिसिस लेनी होती है हमें इसमें। और अगर जरूरत पड़े तो हमारे को अपनी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी चाहिए। जो सातवीं कॉमन चीज देखी गई है वो है क्रैम्प्स आना। क्रैम्प्स आना भी आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी और मसल्स के कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी कमी होती है। तो इसका तो दवाइयां लेनी पड़ती है और दवाइयों से इसमें काफी आराम आ सकता है। लंबे समय में जाकर सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो जाता है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। एक और बहुत ही चीज जो मरीजों को परेशान करती है वो होती है खुजली। खुजली उनको जब होने लगती है तो वो ठीक नहीं होती। नॉर्मली जब हमें खुजली होती है तो हम उसमें क्रीम लगाते हैं, ड्राई स्किन ठीक हो जाती है। पर किडनी के मरीजों को ड्राई स्किन के अलावा और भी चीजें होती है। उसका मेन कारण होता है कि जो हमारी नसें होती है पैर की और हाथों की और शरीर की, उसके अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। जो नॉर्मल डायलिसिस होती है, मैंने बताया स्मॉल मॉलिक्यूल को रिमूव करती है, पर वो मॉलिक्यूल जिसको रिमूव नहीं करती वो जाके इकट्ठे होने लगते हैं। तो उसका इलाज करना बड़ा मुश्किल होता है। इस केस के अंदर हमें नसों को शांत करने वाली दवाइयां अपने डॉक्टर की मदद से लेते हैं। अगर उससे भी नहीं होता है तो अल्ट्रावायलेट रेज, जो मैं आपको आखिरी वाला बताने जा रहा हूँ, ये बहुत परेशान करता है मरीज को और डॉक्टर को। लंबे समय में मरीज का बीपी अब हाई नहीं रहने लगता, वो लो रहने लगता है। उसका डायलिसिस में पानी निकालना मुश्किल हो जाता है, जो भी फ्लूइड एक्युमुलेट होता है। इसका रीजन होता है अमाइलोडोसिस। अमाइलोडोसिस इसलिए होता है कि बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन करके एक कंपाउंड होता है, वो डायलिसिस से नहीं निकल सकता, तो वो इकट्ठा होने लगता है। जब वो इकट्ठा होता है तो खून की जो हमारी नसें होती है वो स्टिफ हो जाती है। अब वो दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं करती और ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमेशा लो रहने लगता है। और मरीज जो होता है जैसे ही लेट के खड़ा होता है उसे चक्कर आने लगते हैं। और ये अलग अलग अगर करंट ले जाने वाली नसों में जमा हो गया तो हाथ में असहनीय दर्द होने लगता है और इसका बहुत अच्छा इलाज नहीं होता है। तो इसी इलाज के लिए हमें होने से पहले ही अपनी डायलिसिस की पूरी मात्रा में लेनी चाहिए। और अगर हम ऐसा ट्रीटमेंट लें जैसे कि हीमोडायफिल्ट्रेशन है, जिसमें कि बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन या मिडल मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल निकलते हैं, तो हमारे को आगे चल के 10 साल 12 साल के बाद माइलोडोसिस जैसी चीज से छुटकारा मिल सकता है। अगर मैं इसे समराइज करूं, अगर कोई लंबे समय तक डायलिसिस में रहता है तो टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होने से उसको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसका बेस्ट इलाज है कि अपनी डायलिसिस प्रॉपर कराएं, जितनी जरूरत है उसको पूरा करें, दवाइयां अच्छे से लें, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज का सहारा लें। और जो नया इलाज आया हीमोडायफिल्ट्रेशन, अगर आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको अपनाने से आपको लंबे समय में होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे बच सकते हैं। धन्यवाद।